Hello, dear students. So, welcome to my channel Academy Villa. I am Astosh and let's begin today's class. So, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 9th क्लास का एक पोइट्री जो कि जिसका नाम है द ग्रैंड मदर और इसको लिखा है रे यंग बेयर ने. ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं कि इस पोएम में है क्या. उसके पहले थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं. तो लिखा है रे यंग बेयर is a Native American poet and novelist of the Meskwaki tribe of North America. तो रे यंग बेयर जो थे ना वो उत्तर अमेरिका है ना उत्तरी अमेरिका के मैक्सकाकी कबीले के है ना उस मैक्सकाकी कबीले के अमेरिकन कवि और उपन्यासकार थे. नोवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार मतलब नॉर्थ अमेरिका का एक ट्राइब है यानी कबीला है जिसका नाम है मैस्क्याकी और वो वहाँ के अमेरिकी कवि और मतलब नेटिव मतलब वहीं के निवासी होते हैं. तो अमेरिकी कवि और साथ में उपन्यासकार थे. ग्रोइंग अप ऑन द मैस्क्याकी ट्राइबल सेटलमेंट इन इयोवा he was encouraged to learn English by his maternal grandmother and he began to translate his poems into that language. मतलब जैसे जैसे बड़े हुए और जो बड़े हुए इन द सेंस कि जैसे ही मैस्क्याकी ट्राइबल सेटलमेंट ईओवा में होना शुरू हुआ मतलब जो मैस्क्याकी ट्राइबल था यानी कि कबीला था वो जैसे जैसे ईओवा जगह पे सेटलमेंट होना शुरू हुआ उनका तो वो धीरे धीरे उन्होंने अपने जो भी वो धीरे धीरे इंग्लिश सीखना शुरू किया. किससे? मैटरनल ग्रैंड मदर. इसका मतलब होता है नानी. तो नानी माँ से उन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू किया एंड ही बिगिन टू ट्रांसलेट हिज पोएम्स इनटू दैट लैंग्वेज. अब वो क्या करने लगे अपने जो भी पोएम्स लिखते थे पहले वो अमेरिकन लैंग्वेज में लिखते थे अब वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू कर दिए. ठीक है. हिज वर्क वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1968. उनका जो पहली कविता जो भी कविता उनकी जो थी पहली बार प्रकाशित कब हुई थी? 1968 में. ही ऑफन स्विचेस बिटवीन इंग्लिश एंड द मैस्क्वाकी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फुली. वो अक्सर क्या किया करते थे कि अपनी कविताओं को कभी इंग्लिश में तो कभी मैक्सक्वाकी लैंग्वेज में भी पब्लिश किया करते थे. इन द प्रेजेंट पोएम द ग्रैंड मदर he draws a picture of his grandmother all loving and all sparing. मतलब अभी जो पोएम अभी वो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम ग्रैंड मदर है द ग्रैंड मदर उसमें उन्होंने क्या चित्रित किया है तो उन्होंने अपने दादी यानी सॉरी अपनी जो दादी हैं है ना लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि नानी हो लेकिन हम दादी करके चलेंगे कि जो उनकी दादी हैं उनके लेकिन अगर यहाँ पे जब मैटरनल ग्रैंड मदर दिया है तो हम इसको नानी लेके ही चलेंगे. तो वो अपनी नानी के जो स्नेहमयी और प्रेरणादायी प्यार था और लविंग मतलब स्नेहदायी होता है ऑल इंस्पायरिंग मतलब प्रेरणा स्रोत. तो जो भी चीज़ उन्होंने अडॉप्ट की थी अपनी नानी से उस सब चीज़ों का यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है. तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं. देखिए द ग्रैंड मदर. अब लिखा है इफ़ आई वर टू सी her shape from a mile away, I would know so quickly that it would be her. कहने का मतलब है कि अगर मुझे दूर से है ना मेरी नानी की काया अगर देख कर कोई मुझे कहता है कि पहचाने कि वो कौन है तो मैं वो देख कर तुरंत बता दूंगा कि वो मेरी नानी ही है ना. द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग. मतलब वो कैसे पहचानेंगे कि एक पर्पल कलर का स्कार्फ डाले हुए और मेरी जो नानी है वो हाथ में प्लास्टिक का थैला लेकर चलती हैं. इसलिए वो देखकर अक्सर वो कभी भी देखेंगे तो वो पहचान लेंगे अपनी नानी को है ना. फिर बोलते हैं इफ़ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड आई वुड नो दैट दोज वर हर हैंड्स वार्म एंड डैम्प विद द स्मेल ऑफ रूट्स. कहने का मतलब है कि अभी तक तो उन्होंने देखा कि अगर वो दूर से देखे तो क्या कर लेंगे अपनी नानी को पहचान सकते हैं. और रीज़न क्या दिया कि उनकी नानी के साथ पर्पल कलर का स्कार्फ होता था उनके हाथों में प्लास्टिक शॉपिंग बैग होती थी और इस वजह से वो पहचान लेते थे. अब वैसे ही ये बताना चाह रहे हैं कि अगर उनके सर पे किसी का हाथ ऐसा मतलब अगर उनकी नानी उनके सर पे अगर हाथ रखती हैं तो वो झट से पहचान जाएंगे. अब उसके पीछे का रीज़न क्या है ना कि वो झट से पहचान जाएंगे कि वो उनकी नानी के हाथ है. उसका रीज़न क्या है? वार्म एंड डैम्प विद द स्मेल ऑफ रूट्स.
कहने का मतलब है उनकी नानी जब बागानी में खेती करती हैं तो वो जब वहाँ से आके हाथ वगैरह धुलती हैं तो उनका हाथ गर्म और गीला, मतलब ये वार्म एंड डैम्प का मतलब होता है, वार्म मतलब स्नेह से भरा हुआ और डैम्प मतलब गीला। तो विद द स्मेल ऑफ रूट, और साथ ही में उनके हाथों से एक गंध आती रहती है पौधों की जड़ों की, है ना, क्योंकि उन्होंने खेत में काम वगैरह किया है, तो वो जब आती हैं तो अपने सिर पे हाथ रखती हैं तो उसकी गंध आती रहती है, और इस वजह से लेखक जो है पहचान जाता है कि उसके सिर पे जिसका हाथ है वो उसकी नानी ही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इफ़ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ रॉक आई वुड नो एंड हर वर्ड्स। मतलब अब कहता है कि अगर एक आवाज़ आती है चट्टान की तरफ से, है ना, पत्थर की तरफ से भी अगर कोई आवाज़ आएगी ना, तब भी वो पहचान जाएगा कि वो उसकी नानी के वर्ड्स हैं। क्यों? would flow inside me like the light of someone stirring ashes from a sleeping fire at night। देखिए अब लेखक कहता है कि मतलब वो आवाज़ को पहचान लेगा कि अगर एक पत्थर से भी आ रही तो वो कैसे पहचान लेगा। वो कहना चाहता है, मतलब देखिए कैसे उसको रिलेट करता है अपनी नानी की आवाज़ों को, कि एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी। उनके जो शब्द हैं लेखक के अंदर ऐसे प्रवाहित करते हैं, है ना, उनकी बोली जो है उनके कवि के दिल के गहराइयों में ऐसे प्रवाहित होने लगती है ना, कि उस चमकती रोशनी की तरह उन्हें प्रतीत होता है। लाइक द लाइट ऑफ समवन स्टरिंग एसेस फ्रॉम ए स्लीपिंग फायर। एसेज मतलब होता है ना जो राख होता है, जब स्लीपिंग फायर मतलब जब आग बुझ गई होती है तो उसके बाद का जो राख होता है ना, उसको हटाने पे हमने देखा होगा अक्सर कुछ चिंगारियाँ निकलती हैं, कुछ चमक आती है ना। तो लेखक इस चीज़ को एक तरीके से रिलेट करना चाहता है अपने नानी की आवाज़ों को पहचानने के लिए। कहने का मतलब है, कहता है लेखक कि आई वुड नो एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी लाइक द लाइट। मतलब जो उसकी नानी की जो आवाज़ है वो कवि के दिल की गहराइयों में ऐसे प्रवाहित होने लगती हैं जैसे कि वो चमकती रोशनी हो जो रात में बुझी हुई आगों को हटाते हुए जो निकलती है ना रोशनी, वैसी टाइप की धारा प्रवाहित हो रही है लेखक के दिल में। तो ऐसा करके लेखक अपनी जो भाव है, प्रेम भाव है, स्नेह है अपने नानी को लेकर, वो सारी चीज़ें प्रकट करता है इस चैप्टर में। और आशा करता हूँ मैं ये चैप्टर आपको आसानी से समझा पाया हूँगा। अगर कोई आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स मुझसे पूछें, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।